नमस्कार बच्चों। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था। थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो स्टार्टिंग में बच्चों नाउन के बारे में मैंने आपको बातें बताई, और जैसे ही नाउन खत्म हुआ तो हमने नाउन के बाद में प्रोनाउन, है ना, और उसके बाद में आपको बताया गया एडजेक्टिव के बाद में हमने बात की वर्ब, और वर्ब को खत्म होने के बाद में बच्चों हम एडवर्ब के बारे में, पिछली क्लास में मैंने एडवर्ब के बारे में आपको थोड़ा इंट्रो दिया था। एडवर्ब को हिंदी में आप क्रिया विशेषण कहते हैं, और हिंदी में तो बच्चों एक शब्द और है प्रविशेषण, लेकिन प्रविशेषण को भी अंग्रेजी में तो एडवर्ब भी कहेंगे। तो वो चीज़ जो है, दोनों का क्या डिफरेंस है, वो चीज़ें मैं क्लियर करूंगा आपको। एडवर्ब जो टॉपिक है उसका इंट्रो पिछली क्लास में मैंने आपको दिया था, और उसी क्रम में उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। आप सेंटेंस उतारने स्टार्ट करेंगे। पहला सेंटेंस है शी इज ए गर्ल। ओके, आप उतारते रहेंगे, मैं आगे और चलता हूं। हाँ बच्चों, पहला सेंटेंस देखेंगे आप। पहला सेंटेंस आपको लिखवाया हमने, शी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। दूसरा सेंटेंस है, और बच्चों मैं अगर आपको हिंदी में ऐसा नहीं कहूं कि वह एक लड़की है, मेरा मतलब है कि अगर मैं एक शब्द का प्रयोग नहीं करूं और मैं आपको केवल इतना ही कहूं कि वह लड़की है, तब भी आपको इंग्लिश में ए का प्रयोग तो करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए या एन का मतलब एक नहीं होता है, बल्कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं SCN, अंग्रेजी में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके पहले आपको नियमानुसार ए या एन आर्टिकल का प्रयोग निश्चित रूप से करना होता है। मैंने कहा कि ये कुर्सी है, मैंने एक नहीं बोला, परंतु इंग्लिश में तो यही कहना पड़ेगा दिस इज ए चेयर। ओके, उसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं अध्यापक हूं, तो मैंने एक नहीं बोला, परंतु जब आप इसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो आपको यही कहना पड़ेगा आई एम ए टीचर। ओके, तो आइए देखना आप, शी इज ए गर्ल। दूसरा सेंटेंस है शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह एक सुंदर लड़की है। तीसरा है शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह अत्यंत सुंदर लड़की है। और आगे वाला सेंटेंस है शी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रही है। और उसे आगे वाला सेंटेंस है दे आर वर्किंग हार्ड, वे कठोर परिश्रम कर रहे हैं। और उसे आगे वाला सेंटेंस है सी इज रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ रही है। और अंतिम सेंटेंस है बच्चों द बेबी इज वीपिंग बिटरली, माने बच्चा फूट फूट के रो रहा है। द बेबी इज वीपिंग बिटरली का मतलब छोटा शिशु, छोटा बच्चा जो है वह फूट फूट करके रो रहा है। ओके बच्चों, तो सारे सेंटेंसेस मैंने क्यों लिखा है, इन पे आपको गौर करना, देखना आप। पहला सेंटेंस है शी इज ए गर्ल। इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, जो गर्ल है वह एक नाउन है, और नाउन के ठीक पहले ये जो ए आ रहा है, ये बच्चों क्या है, ये आर्टिकल है। आप जानते हैं कि नो नाउन नो आर्टिकल, यानी जो नाउन होते हैं उनके पहले आपको नियमानुसार आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। खास तौर पे अगर कोई नाउन सिंगुलर है, ध्यान सुनना, अगर कोई नाउन सिंगुलर है, नंबर 2 अगर कोई नाउन काउंटेबल है, नंबर 3 अगर किसी नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में पहली बार हुआ है, और नंबर 4 अगर वह नाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहा है, तो ऐसे नाउन के पहले साधारणतः आपको ए या एन का प्रयोग करना चाहिए। आपको यह भी बताया गया है कि ए एन आर्टिकल जो है बच्चों, इनका प्रयोग स्पेलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये तो उच्चारण के ऊपर, उच्चारण की ध्वनि के ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? द यूज ऑफ आर्टिकल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पेलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल्स हैं, जो जिन्हें आप हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं, उन अग्र शब्दों का प्रयोग वर्तनी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द फेनेटिक्स, इट डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये तो उच्चारण की ध्वनि पर निर्भर करता है कि आप जिस शब्द को बोल रहे हैं, जिस नाउन को आप बोल रहे हैं, उसके उच्चारण की ध्वनि का प्रारंभ वोवेल साउंड से हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट, उस बात को मद्देनजर रखते हुए, उस बात को ध्यान में रखते हुए
आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है? यू हैव टू यूज आर्टिकल इन ए सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, आगे देखेंगे आप। तो यहां बच्चों आपको सिर्फ इतना बताया गया कि शी इज ए गर्ल। यहां पर गर्ल जो है वो क्या है? वो नाउन है, और नाउन के ठीक पहले ए का जो प्रयोग किया है हमने वो एक आर्टिकल है। आइए देखना, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहां बच्चों आपने देखा कि ये जो गर्ल है ये तो नाउन है, और ये जो ए है बच्चों इसका प्रयोग तो मैंने गर्ल के पहले किया था, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया है कि नाउन के पहले साधारणतः आर्टिकल का प्रयोग जरूर किया जाता है, परंतु अगर नाउन के पहले किसी विशेषता का, माने किसी क्वालिफाइंग वर्ड का प्रयोग हुआ है, ये जो क्वालिफाइंग वर्ड होता है, ये जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है बच्चों, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, मैंने ये कहा अगर किसी नाउन के पहले किसी क्वालिफाइंग वर्ड का प्रयोग या किसी विशेषता बताने वाले शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह आर्टिकल उस क्वालिफाइंग वर्ड के पहले चला जाता है तथा उसी के अनुसार आता है, परंतु वह आता तो नाउन के लिए ही है। मेरा मतलब यह है कि इफ यू डोंट यूज ए नाउन इन ए सेंटेंस, अगर आप किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग नहीं करते हो तो आर्टिकल का प्रयोग संभव भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, शी इज ए ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते आप, लेकिन आप तब बोल सकते हो शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आपने बाद में गर्ल बोला तब आपको ए भी बोलना पड़ेगा। निष्कर्ष ये निकला बच्चों की आर्टिकल का प्रयोग तो जो आर्टिकल का प्रयोग तो नाउन के या संज्ञा के अस्तित्व पर्यंत ही होता है, यानी संज्ञा का वाक्य में अस्तित्व है तो ही आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर संज्ञा में से आपने नाउन को, सॉरी अगर, लेकिन संज्ञा नहीं, अगर वाक्य में से आपने संज्ञा को हटा दिया है, मेरा मतलब है कि सेंटेंस में से अगर आपने नाउन को हटा दिया है तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि जो आर्टिकल है उसका प्रयोग पहले नाउन के पहले होता है, लेकिन नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वो एडजेक्टिव के पहले चला जाता है, और अगर एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आए तो वह उस एडवर्ब के पहले चला जाता है तथा उसी के उच्चारण के अनुसार उसका प्रयोग होता है। हालांकि आपको एडवर्ब पढ़ाया जा रहा है, आर्टिकल नहीं, परंतु चीजें जब इंटर रिलेटेड होती है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखना आप, मैंने बोला शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहां बच्चों आपने देखा कि ये नाउन है, और नाउन के ठीक पहले ये जो वर्ड आया है ब्यूटीफुल, ये क्वालिफाइंग वर्ड है। आप जानते हैं, मैंने बहुत पहले क्लियर किया है आपको, क्या एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्वालिफाई करता है, दैट इज नॉन एज एन एडजेक्टिव। ऐसे शब्द को आप एक विशेषण कहते हैं। क्लियर? ए वर्ड विच क्वालिफाइज आइदर ए नाउन और ए नाउन इक्विवेलेंट, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन माने किसी संज्ञा या किसी नाउन इक्विवेलेंट माने किसी संज्ञा के समकक्ष, जैसे कोई प्रोनाउन, जैसे कोई जिरंड इत्यादि शब्दों की विशेषता, यानी नाउन या नाउन के जैसे शब्द, नाउन या नाउन के जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को आप क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो आपने देखा कि जो ब्यूटीफुल है ये तो बच्चों नाउन की विशेषता बता रहा थी, क्या कहलाएगा? ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? ये एडजेक्टिव कहलाएगा। और आपको हमने ये भी कहा कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल कहां चला जाएगा? आर्टिकल, जिसे आप प्री मॉडिफायर भी कहते हैं, तो आर्टिकल जो होता है बच्चों, आर्टिकल जिसे आप डिटरमिनर भी कहते हैं, वह किसके पहले चला जाता है? वो उस क्वालिफाइंग वर्ड के पहले चला जाता है। अभी एडवर्ब नहीं आया, अब आ रहा है। देखना, मैंने बोला शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, इस सेंटेंस को गौर से देखो। इसका मीनिंग होता है कि वह अत्यंत सुंदर लड़की है, वह अत्यंत सुंदर लड़की है। अत्यंत का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बेहद, बेहद। ओके, तो शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल में बच्चों आपने देखा कि ये तो नाउन है, गर्ल तो नाउन है, और गर्ल के ठीक पहले बच्चों क्या आ गया है? ब्यूटीफुल। ये क्वालिफाइंग वर्ड है, वह शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब बच्चों परीक्षा पास करना नहीं होता है, आप तो जानते हैं। क्वालिफाई का मतलब होता है कि आई एम एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, मैं इस परीक्षा को पास करने में सक्षम हूं। तो क्वालिफाई का मतलब परीक्षा पास करना होता है। लेकिन जब मैं ये बार बार कहता हूं कि कोई शब्द नाउन को क्वालिफाई करता, तो आप ये मत समझना कि नाउन एक परीक्षा है और उस नाउन की परीक्षा को वो शब्द जो है पास कर रहा होगा। दरअसल क्वालिफाई करने का मतलब किसी की विशेषता बताना होता है। एक ही शब्द के दो मीनिंग होते हैं ना, एक ही शब्द जो होता है बच्चों उसके दो मीनिंग होते हैं। जैसे स्टेट होता है तो हम कहते हैं स्टेट यानी क्या होता है? स्टेट यानी तो राज्य होता है। लेकिन जब मेरा प्रश्न होता है कि द बे ऑफ बंगाल इज इन विच स्टेट, बताइए कि बंगाल की गाड़ी कौन से स्टेट में है, तो सही जवाब होगा बच्चों लिक्विड। क्योंकि आप जानते हैं एक पदार्थ जो होता है उसके तीन स्टेट होते हैं, एक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, ऐसे बोलते हैं आप। तो एक ही शब्द की एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। इंटरेस्ट शब्द का मतलब तो हम कहते हैं रुचि लेना होता है, लेकिन गणित की भाषा में इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से मैंने ये बोला कि शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ बच्चों आपने देखा कि गर्ल एक नाउन है, और उस नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई कर रहा है वह ब्यूटीफुल है, इसलिए ब्यूटीफुल को क्या माना जाएगा? ब्यूटीफुल को एडजेक्टिव माना जाएगा। ओके, और इस ब्यूटीफुल के ठीक पहले एक शब्द और आया एक्सट्रीमली, वो इस ब्यूटीफुल को भी क्वालिफाई कर रहा है, वह इस ब्यूटीफुल शब्द को भी क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है। और बच्चों वह शब्द जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है उसे आप एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एडवर्ब कहते हैं। ऐसे सेंटेंस में बच्चों जो आर्टिकल होता है, ए गर्ल, पहले एक के रूप में आया,
लेकिन बच्चों जब आपने ब्यूटीफुल लगाया तो ये उठ करके यहां आ गया, लेकिन जब आपने उसके पहले एक एडवर्ब भी लगा दिया तो ये उठ करके यहां आ गया, परंतु यहां आते आते बच्चों इसने एन का रूप धारण कर लिया। ऐसा इसने क्यों किया? ऐसा इसने इसलिए किया बच्चों क्योंकि एक्सट्रीमली शब्द जो एक्सट्रीमली, उसके उच्चारण की ध्वनि का प्रारंभ स्वर ध्वनि से हो रहा है, उसके उच्चारण की ध्वनि का प्रारंभ वोवेल साउंड से हो रहा है। इसलिए क्या होगा, जो आर्टिकल है बच्चों ए, वह एन में बदल जाएगा। आप समझ गए ना कि जो आर्टिकल है उसका प्रयोग तो बेशक नाउन के लिए होता है, परंतु अगर उसके पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड आ जाता है तो आर्टिकल उसके पहले चला जाता है तथा उसकी ध्वनि के अनुसार ही उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन आर्टिकल का अस्तित्व तो संज्ञा के अस्तित्व पर्यंत ही होता है। आर्टिकल का अस्तित्व तो संज्ञा के अस्तित्व पर्यंत ही होता है। इसका मतलब यह हुआ कि संज्ञा का अस्तित्व समाप्त तो आर्टिकल का अस्तित्व भी समाप्त। आइए देखेंगे आप, आइए देखो बच्चों, तो एक तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि वह शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ए वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, एक शब्द, एक ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे बच्चों आप एडवर्ब कहते हैं। परिभाषा नंबर एक ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वह एडवर्ब कहलाता है। परिभाषा नंबर 2, शी इज रनिंग। यहां देखो बच्चों, ये सब्जेक्ट है, ये एचवी है और ये एमवी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, शी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रही है। यहां बच्चों ये जो वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? इस वर्ब की विशेषता फास्ट शब्द बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब कहलाएगा। तो परिभाषा दूसरी बच्चों ये बन गई कि वह शब्द जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे भी आप एडवर्ब कहते हैं। क्या बोला मैंने? वह शब्द जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे भी आप एडवर्ब कहते हैं। और आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे देखो बच्चों, आगे वाला सेंटेंस है, दे आर वर्किंग हार्ड। दे आर वर्किंग हार्ड, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। वे लोग परिश्रम कर रहे हैं। कैसा परिश्रम कर रहे हैं? वे लोग कठोर परिश्रम कर रहे हैं, वे लोग कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो वर्क वर्ब है, इस वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? इस वर्ब को हार्ड शब्द क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। पहले क्लियर कर चुका हूं कि जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, शी इज रनिंग वेरी फास्ट। शी इज रनिंग वेरी फास्ट, यहां गौर से देखना पड़ेगा। शी तो बच्चों सब्जेक्ट है, क्लियर। इज क्या है? एचवी है, वेरी क्लियर। और रनिंग क्या है बच्चों? रनिंग वर्ब है। और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? वर्ब की विशेषता बच्चों फास्ट शब्द बता रहा है। वर्ब की विशेषता फास्ट शब्द बता रहा है, शी इज रनिंग फास्ट, शी इज रनिंग फास्ट। लेकिन बच्चों ये जो वेरी शब्द है क्या कर रहा है? ये बच्चों रनिंग की विशेषता तो फास्ट बता रहा है, इसलिए फास्ट तो एडवर्ब है। लेकिन बच्चों ये जो वेरी शब्द है ये फास्ट की भी विशेषता बता रहा है, माने एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? ये भी एडवर्ब कहलाएगा। तो तीसरा समीकरण क्या बन गया? तीसरा समीकरण ये बन गया बच्चों कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। निष्कर्ष क्या निकला? 2-3 निष्कर्ष निकले हैं। एक निष्कर्ष तो बच्चों ये निकल गया कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। बात नंबर 1, एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्लियर? नंबर 2, एडवर्ब बच्चों वह शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव माने विशेषण या किसी अनदर एडवर्ब या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। लेकिन बच्चों हिंदी में यहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हिंदी में एक क्रिया विशेषण होता है, एक प्रविशेषण होता है। जब मैं कहता हूं कि सीता सुंदर लड़की है तो सुंदर तो विशेषण है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि सीता बहुत सुंदर लड़की है, ये बहुत शब्द बच्चों क्या कर रहा है? सुंदर की भी यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। हिंदी में वह शब्द जो, मैं कोरिलेशन करके चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अंग्रेजी के अंदर प्रविशेषण नहीं होता है, पर मैं आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि हिंदी में वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है बच्चों, उसे क्रिया विशेषण नहीं कहते हैं। हिंदी में वह शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण नहीं कहते हैं। हिंदी में वह शब्द जो किसी विशेषण या किसी क्रिया विशेषण की, बात को समझना, हिंदी में वह शब्द जो किसी विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वह तो प्रविशेषण कहलाता है। लेकिन अंग्रेजी में बच्चों हमारे पास इनके लिए अलग अलग नाम नहीं है। वी डोंट हैव डिफरेंट टर्म्स फॉर दीज। इनके लिए हमारे पास में अलग अलग टर्म्स, अलग अलग शब्द जो है वो अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी में तो सीधा फंडा एक ही है, वो क्या? एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। ध्यान से सुनना, एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट क्वालिफाइज, जो क्वालिफाई करता है आइदर ए वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। ये परिभाषा है, लिखवानी पड़ेगी, लिखेंगे आप।
मैं, हाँ बच्चों इसको मिटाइए, यहां लिखवा देता हूं, लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखना आप, ये डेफिनेशन होती है, अच्छे से दिमाग में बैठाओ बच्चों, ये डेफिनेशन नहीं होती है। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, इसको नेशन कर देते हैं, नेशन माने राष्ट्र होता है, यहां पर इसको डेफिनेशन बोलते हैं। आप उच्चारण गलत करते हैं, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, बच्चा जब उच्चारण गलत करेगा तो स्पेलिंग गलत लिखेगा। जैसे हम बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, कुआ कुआ बोलते हैं, कुआ होता नहीं, कुआं होता है, कुआं। बात समझ में आ रही है? हम हिंदी में चावल बोलते हैं, चावल नहीं होते, वो चावल होता है, इसलिए हम बिंदी लगा देते हैं, बिंदी लगती नहीं। हम हिंदी में बच्चों त्योहार बोलते हैं, त्योहार नहीं होता है, वो त्योहार होता है, बिंदी लगती नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हम जब किसी शब्द का उच्चारण गलत करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी वर्तनी भी गलत लिखते हैं। याद रखो, इसको डेफिनेशन डेफिनेशन बोलने की आदत छोड़िए। डेफिनेशन नहीं होता, ये डेफिनेशन होता है। क्या होता है? डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन शब्द बच्चों मैंने बोला, और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एन एडवर्ब इज ए वर्ड, लिखना, एन एडवर्ब इज ए, सॉरी, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट बच्चों बताया था रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा इसके एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। एंटीसीडेंट इसके पहले वाले शब्द को कहते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट, एक वचन है, इसलिए क्वालिफाई नहीं बच्चों, क्वालिफाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाइज। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब। एक एडवर्ब वह शब्द होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव और एन अनोदर एडवर्ब और एन अनोदर एडवर्ब, ये बच्चों आपकी परिभाषा बन गई है। क्लियर हो गया है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनोदर एडवर्ब। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक एडवर्ब या क्रिया विशेषण वह शब्द होता है बच्चों जो किसकी विशेषता बताता है, जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या जो किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। ये तो बच्चों साधारण बात हुई है। हमारी बात जारी रहेगी, मैं इसके जो आपको अलग अलग प्रकार हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन बच्चों इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके, हाँ बच्चों लिखो आप। आज एडवर्ब के जो काइंड्स हैं वो बता रहा हूं आपको। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अच्छा, इसी क्रम में बच्चों आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब समझाने से पहले एक चीज मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में, बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ज्यादातर ये गलतफहमी बसी हुई रहती है
कि एडवर्ब वह शब्द होता है जिसके अंत में हमेशा एलवाई आता है। एडवर्ब वह शब्द होता है जिसके अंत में हमेशा एलवाई आता है। परंतु बच्चों मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि एडवर्ब के अंत में हमेशा एलवाई का प्रयोग हो। क्या बोला मैंने? ये जरूरी नहीं है कि एडवर्ब के अंत में हमेशा एलवाई का प्रयोग हो। और बच्चों ये भी जरूरी नहीं है कि वह शब्द जिसके अंत में एलवाई का प्रयोग हुआ है वह हमेशा एडवर्ब हो। दो बातें अच्छे से दिमाग में बैठाइए। नंबर एक तो ये जरूरी नहीं है कि एडवर्ब के अंत में हमेशा एलवाई का प्रयोग हो, और नंबर दो ये भी जरूरी नहीं है कि वह शब्द जिसके अंत में एलवाई का प्रयोग हो रहा है वह निश्चित रूप से एडवर्ब ही हो। समझ में आया है? आपने एक शब्द बोला, अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द बोला था मैंने, शी इज रनिंग फास्ट। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि शी इज रनिंग फास्टली कर देते हैं, ये सोच के कि ये तो एडवर्ब है तो इसके अंत में एलवाई लगा दूं, क्योंकि एडवर्ब तो वह शब्द होता है जो अपने अंत में एलवाई लेकर के आता है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकालिए। एडवर्ब ये जरूरी नहीं है कि एडवर्ब के अंत में हमेशा एलवाई का प्रयोग हो, और दूसरी बात वह शब्द जिसके अंत में एलवाई का प्रयोग हुआ है ये जरूरी नहीं है कि वह हमेशा एडवर्ब हो, कभी कभी एडजेक्टिव भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बहुत पहले बच्चों आपको ये चीज क्लियर की है मैंने कि नाउन के अंत में जब भी एलवाई आएगा, क्या बोला मैंने? नाउन प्लस एलवाई, तो बच्चों वो एडवर्ब कभी बनेगा नहीं, वह हमेशा एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? वह हमेशा एडजेक्टिव बनेगा। और एक बात आप अच्छे समझें कि वैसे तो जब तक आप किसी भी शब्द का प्रयोग सेंटेंस में नहीं करोगे, ठीक है, अगर जब तक आप किसी वर्ड को सेंटेंस के अंदर यूज नहीं करते हैं तब तक इस चीज को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि वो नाउन है या वर्ब है या कुछ और है। जैसे मैं कहता हूं वाटर, तो बच्चा प्रथम दृष्टिया बोलता साहब वाटर तो नाउन है। ये बात सही है कि वाटर नाउन है, लेकिन जब मैं सेंटेंस में बोलता हूं कि आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, तो मैंने इसमें आईएनजी कैसे जोड़ दिया? आप मुझे बताइए कि क्या नाउन में आईएनजी जोड़ा जा सकता है? अगर नाउन में आईएनजी जोड़ा जा सकता है तो बच्चों बॉय में आईएनजी जोड़ के बॉइंग बना दो, और गर्ल में आईएनजी जोड़ के गर्लिंग बना दो। ऐसा बना नहीं सकते ना आप। निष्कर्ष ये निकला कि आईएनजी तो हमेशा वर्ब में जुड़ता है। और एक बात और समझो बच्चों, ये माना कि वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, लेकिन क्या कभी वेंटिंग होता है? क्या कभी गोनिंग होता है? मेरा मतलब यह है कि आईएनजी वर्ब में बेशक जुड़ता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है, कभी सेकंड फॉर्म में मत जोड़ देना, थर्ड फॉर्म में भी नहीं जुड़ता है, टू इन्फिनिटिव में भी नहीं जुड़ता है, जिरंड में जुड़ता है, जिरंड में जुड़ता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जुड़ता है। परंतु जुड़ा किस में? जुड़ा तो मूल रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही, तब जाके जिरंड बनाओ, है ना। ऐसा थोड़ी जिरंड के अंदर फिर आप आईएनजी जोड़ रहे हो, है ना, तो दोबारा आईएनजी हो जाएगा। ओके, तो मैंने बोला कि नाउन के अंत में जब भी एलवाई का प्रयोग होता है बच्चों तो एडवर्ब नहीं बनता, अपितु एडजेक्टिव बनता है। उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं, देखना। ये गॉड शब्द है बच्चों, गॉड एक नाउन है, जब आप इसके अंत में एलवाई जोड़ते हैं तो बनेगा गॉडली। लिखना। ये होम शब्द है बच्चों, होम शब्द के अंत में जब भी आप एलवाई जोड़ते हैं तो बनेगा होमली। ये जो होम शब्द है ना बच्चों, इसके बारे में आपके दिमाग में ये भी विचार आ सकता है कि सर आपने इसको एडवर्ब बताया था। बिल्कुल बताया था, अभी बता रहा हूं। होम एक एडवर्ब होता है, अभी बता रहा हूं, है ना। लेकिन यहां पर बच्चों मैं इसको नाउन इसलिए मान रहा हूं क्योंकि होम एडवर्ब होता जरूर है, परंतु कुछ विशेष क्रियाओं के साथ में जब होम का प्रयोग होता है तब वो एडवर्ब होता है। वो भी मैं थोड़ी देर में क्लियर करूंगा उस बात को। तो गॉड हो गया है, होमली हो गया है। उसी तरीके से बच्चों आप लिख सकते हो ये कॉस्ट है, कॉस्ट। उसी तरीके से बच्चों आप लिख सकते हो ये फ्रेंड है, एलवाई। उसी तरीके से आप लिख सकते हो ये हेवन है, हेवन प्लस एलवाई। ओके, तो ये बन गया कॉस्टली। ओके, ये बन गया फ्रेंडली, और ये बन गया हेवनली। आप समझ गए होंगे। ये जितने भी बच्चों वर्ड मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं इनमें से एक भी एडवर्ब नहीं है, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। मैं वाक्य में प्रयोग करके बताता हूं। सबसे पहले बच्चों हमारा शब्द आया गॉडली। गॉड यानी भगवान होता है, एक नाउन है, और इसके अंत में जब आपने एलवाई जोड़ा, सेंटेंस में प्रयोग करके बताता हूं। हेमलेट शेक्सपियर की किताब है जिसके अंदर जो प्रिंस हेमलेट है वो अपनी मदर से पूछता है व्हाई डिड यू किल माई गॉडली फादर, तुमने मेरे ईश्वर के जैसे पिता को क्यों मार दिया। फादर शब्द के पहले गॉडली का प्रयोग हुआ है, वो फादर को क्वालिफाई कर रहा है, वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए क्या होगा? इसलिए बच्चों को एडवर्ब नहीं होगा, वो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखना। वी प्रोवाइड होमली एटमोस्फियर इन आवर स्कूल। हम अपने विद्यालय में बच्चों को क्या करते हैं? घर के जैसा माहौल देते हैं। वी प्रोवाइड होमली एटमोस्फियर। होमली एटमोस्फियर का मतलब घर के जैसा माहौल। तो एटमोस्फियर के पहले होमली शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी नाउन के पहले इसका प्रयोग हुआ है। ये नाउन की विशेषता बता रहा, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, एडवर्ब नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट देखना। कोस्ट बच्चों एक वर्ब होती है। कोस्ट, कोस्ट का मतलब क्या होता है? कोस्ट एक वर्ब होती है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट रेट 5 डजन कोस्ट 300 रुपीज। क्या सेंटेंस बोला मैंने? दोबारा सुनो। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट रेट, वर्तमान बाजार की दर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट रेट
5 डजन कोस्ट, 5 डजन कोस्ट 300 रुपीज। तो कोस्ट बच्चों ये वर्ब के रूप में आया है। ये माना कि कोस्ट एक वर्ब है, लेकिन कोस्ट एक नाउन भी होता है, और कोस्ट का मीनिंग होता है बच्चों लागत। ये इकोनॉमिक्स का शब्द है, अर्थशास्त्र का शब्द है कोस्ट। आप कोई भी काम करते हैं तो इसमें कितनी कोस्ट आई है, कोई भी काम करते हैं तो उसमें कितनी तो कॉस्ट आएगी। कोई बिजनेस शुरू करेंगे और उसके बाद में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न का मतलब तो फायदा जो आपको मिलेगा, लाभ, उसको आप रिटर्न कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। और जो कॉस्ट है उसको आप हिंदी में कहते हैं लागत। ओके, तो कॉस्ट बच्चों एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक भाववाचक संज्ञा है, और जब आप इसके अंत में एल वाई जोड़ेंगे तो बनेगा कॉस्टली। और कॉस्टली क्या बच्चों? दिस इज, जैसे मैंने आपको कहा कि माई स्पेक्टेकल्स आर वेरी कॉस्टली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सेंटेंस मैंने कई बार बोला, माई स्पेक्टेकल्स आर वेरी कॉस्टली, माने मेरा चश्मा बहुत महंगा है। मेरे चश्मे बहुत महंगे हैं, ऐसा नहीं, मेरा चश्मा बहुत महंगा है। तो बच्चों आपने देखा, दिस इज ए कॉस्टली वॉच। वॉच कैसी है? ये कॉस्टली है, यानी ये वॉच के पहले आकर के, नाउन के पहले आके उसकी विशेषता बता रहा, तो एडजेक्टिव है ना। उसी तरीके से आगे देखेंगे आप, फ्रेंडली, वी आर गोइंग टू प्ले फ्रेंडली मैच टुमारो। कल हम एक फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे हैं, तो मैच के पहले फ्रेंडली शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी नाउन के पहले हुआ, तो ये क्या माना जाएगा? ये एडजेक्टिव माना जाएगा। उसी तरीके से बच्चों एक शब्द होता है हेवनली, तो हेवनली के आगे एक शब्द बोल सकते हैं आप, हेवनली वॉइस। हेवनली वॉइस का मतलब होता है आकाशवाणी। आकाशवाणी। कंस जब अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा था, कंसा हर्ड ए हेवनली वॉइस। कंस ने क्या किया? एक आकाशवाणी सुनी कि ये जो तेरी बहन है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, है ना, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसी तरीके से बच्चों आप जैसे कहते हो आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सबको क्या बोलते हैं आप? दीज ऑल आर हेवनली बॉडीज। ये सारे क्या हैं? ये हेवनली बॉडीज हैं, ये खगोलीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं। तो बॉडीज के पहले जब हेवनली का प्रयोग हुआ है तो क्या ये क्या कहलाएगा? ये एडवर्ब नहीं कहलाएगा। निष्कर्ष समझ में आ गया है? निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि नाउन के अंत में जब भी आप एलवाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वो एडजेक्टिव बनेगा, वो एडवर्ब नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिस शब्द के अंत में एलवाई आ रहा है वह हमेशा एडवर्ब हो। एक बात तो क्लियर हो गई है। दूसरी बात ये भी जरूरी नहीं है कि एडवर्ब के अंत में हमेशा एलवाई का प्रयोग हो। जैसे मैंने बोला, शी इज रनिंग फास्ट, बताओ एलवाई कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। उसी तरीके से बच्चों आपको होम की बात है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। HOME, होम शब्द जो होता है वो एडवर्ब का काम करता जरूर है, परंतु इन क्रियाओं के साथ। बोर्ड की तरफ देखना, कम होम बच्चों यहां पर हम टू का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नियम यह है कि वर्ब तथा एडवर्ब, क्या बोला मैंने? नियम यह है कि वर्ब तथा एडवर्ब, है ना, के बीच में क्या नहीं आना चाहिए? इनके बीच में बच्चों प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। तो कम होम सही माना जाता है। उसी तरीके से एक का मतलब क्या होगा? अराइव होम सही माना जाता है, क्योंकि इन क्रियाओं के साथ में होम शब्द का जब प्रयोग होता है तो ये एडवर्ब का काम करता है। उसी तरीके से आर का मतलब होगा बच्चों रीच या रिटर्न होम सही माना जाता है, टू का प्रयोग नहीं होगा। और बच्चों गो, ये तो है ही, गो टू होम नहीं होता, गो होम होता है। समझ में आ रहा है? परंतु बच्चों गो टू न्यू होम बिल्कुल सही है, क्योंकि होम के पहले बच्चों किसका प्रयोग हुआ है? ये देखो आप, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। जब ये एडजेक्टिव हो तो पक्का मान के चलिए इसके बाद में जो शब्द आ रहा है वो क्या कहलाएगा? वो नाउन कहलाएगा। और बच्चों जब ये नाउन का काम करता है तो टू का प्रयोग बिल्कुल सही माना जाएगा। निष्कर्ष ये निकला कि होम के पहले अगर आपने किसी क्वालिफाइंग वर्ड का प्रयोग किया है, किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, तो तब तो आप उसको नाउन मानेंगे, और जब नाउन मानेंगे तो उसके पहले आपको टू का प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु बच्चों अगर आपने इसके पहले किसी क्वालिफाइंग वर्ड का प्रयोग नहीं किया है और इसके पहले ये क्रियाएं आ रही है, ये क्रियाओं का मतलब कम आ रही है, अराइव आ रही है, रीच या रिटर्न आ रही है, या गो आ रही है, तो ऐसी स्थिति में होम को क्या मानना पड़ेगा? होम को एडवर्ब मानना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब आपको लिखना पड़ेगा। आगे हम चल रहे हैं, आगे लिखेंगे बच्चों आप काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार लिखोगे आप। क्रिया विशेषण के प्रकार लिखेंगे बच्चों, क्रिया विशेषण के प्रकार। हाँ लिखो बच्चों, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। देखना आप एक सेंटेंस लिखो, आपने लिखा काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स का मतलब प्रकार होता है, और काइंड एंड दयालु भी होता है, अकेला है तो। ओके, तो मैंने आपको कहा कि he came late,
दूसरा सेंटेंस देखना, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग इसका मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूं। देखना बच्चों, पहला सेंटेंस है आई ही केम लेट, वह देर से आया। ये सब्जेक्ट है। बोर्ड की तरफ देखना, केम क्या है बच्चों? ये वर्ब है। वह आया, वह देर से आया। ये जो शब्द है बच्चों, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये जो लेट है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। केम वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये पक्का एडवर्ब कहलाएगा। ये पक्का क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। आगे देखना आप, आई वेकअप ये सब्जेक्ट हो गया है, और वेकअप क्या है बच्चों? ये इसमें अप जुड़ गया है, ये फ्रेजल वर्ब है, मतलब ये वर्ब का काम कर रही है, ये वर्ब है। आई वेकअप मैं उठता हूं, अर्ली मैं जल्दी उठता हूं। तो ये जो उठना है बच्चों, ये जो वर्ड है, ये वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? ये इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये भी एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकला बच्चों कि ही केम लेट, वो देर से आया। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो इसमें बच्चों पहले वाले में तो लेट और दूसरे वाले में अर्ली किसका काम कर रहे हैं? पहले वाले में लेट तथा दूसरे वाले में अर्ली एडवर्ब का काम कर रहे हैं। और बच्चों ये ऐसे एडवर्ब हैं जो टाइम के बारे में बता रहे हैं। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो किसके बारे में बता रहे हैं? ये टाइम के बारे में बता रहे हैं। इसलिए बच्चों इनको क्या कहना पड़ेगा? इनको कहना पड़ेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होगा समय सूचक, समय सूचक क्रिया विशेषण। ये बच्चों हिंदी में कहलाएंगे समय सूचक क्रिया विशेषण। समझ में आ रही है? एडवर्ब बच्चों जनरली वे शब्द होते हैं जो एमपीटीआर बताते हैं। बोर्ड की तरफ देखना, एमपीटीआर। एडवर्ब वह शब्द होता है जो मैनर बताता है। मैनर का मतलब रीति, काम करने का तरीका। ठीक है बच्चों, एडवर्ब वह होता है जो प्लेस बताता है, एडवर्ब वह होता है जो टाइम बताता है, और एडवर्ब वह होता है जो रीजन बताता है। एक साधारण सूत्र बताया मैंने आपको कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो सेंटेंस में क्या बताता है? एमपीटीआर बताता है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो एमपीटीआर बताता है। ओके, दूसरा सेंटेंस देखना। दूसरा सेंटेंस है बच्चों, शी कम्स हियर, शी comes here very often। she comes here very often, वो यहां पर प्राय आती है। she comes here very often यानी वह यहां पर, she comes here very often यानी वह यहां पर प्राय आती है। उसी तरीके से मैंने बोला he takes tea, वो चाय पीता है। twice का मतलब क्या होता है? 2 बार। a day, वो एक दिन में 2 बार चाय पीता है। वह एक दिन में 2 बार चाय पीता है। बच्चों आपने देखा शी कम्स हियर, कम्स 2 बार लिखा ना मैंने इसको, इसको काटना पड़ेगा। शी कम्स हियर वेरी ऑफन यानी वह यहां पर प्राय आती है, अक्सर आती रहती है। ये जो बच्चों ये एक एडवर्ब है, और आप देख रहे हैं कि इसके अंत में कोई एलवाई का चक्कर नहीं है। उसी तरीके से ही टेक्स टी ट्वाइस, ये ट्वाइस आ गया है, ये भी एडवर्ब है। ये दोनों बच्चों एडवर्ब हैं, ये दोनों वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। परंतु आपको ये समझना चाहिए कि दोनों वाक्यों में जो पहला शब्द है ऑफन तथा दूसरे वाक्य में जो दूसरा शब्द है ट्वाइस, ये क्या बता रहे हैं बच्चों? ये बारंबारता बता रहे हैं, ये आवर्ती बता रहे हैं। यानी कोई काम कितने बार हो रहा है, तो इनको आपको ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन्हें बारंबारता सूचक या आवर्ती सूचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। तो क्या कहेंगे आप? इनको लिखेंगे एडवर्ब, ये है एडवर्ब ऑफ, ये वर्ड है बच्चों फ्रीक्वेंसी। ऐसे शब्द जो किसी कार्य की फ्रीक्वेंसी बताते हैं, ऐसे शब्द जो किसी कार्य की फ्रीक्वेंसी यानी किसी कार्य की जो बारंबारता बताते हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण। हिंदी में आप कहेंगे उनको बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण। ओके, लिखेंगे आप बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण। आगे देखो बच्चों, मैं आपको 2 सेंटेंस बता रहा हूं। कम हियर, यहां आओ, कम हियर। और यहां बच्चों मैंने दूसरा बोला, यहां लिख देता हूं गो देयर, वहां जाओ। आपने देखा कम हियर ये एक वर्ब है, और इस वर्ब की विशेषता हियर शब्द बता रहा है।
गो एक वर्ब है और इस वर्ब की विशेषता देयर शब्द बता रहा है, और हियर तथा देयर दोनों जो है बच्चों ये दोनों ही एडवर्ब हैं। लेकिन ये दोनों किसके बारे में बता रहे हैं? ये दोनों स्थान के बारे में, वहां जाओ यहाँ आओ, स्थान प्लेस के बारे में बता रहे हैं। इसलिए इनको क्या कहना पड़ेगा? इन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहना पड़ेगा। ऐसे शब्द जो प्लेस के बारे में बताते हैं, ऐसे एडवर्ब जो हमें प्लेस के बारे में बताते हैं, अर्थात जगह के बारे में बताते हैं, उन्हें बच्चों आप क्या कहोगे? उन्हें आप एडवर्ब ऑफ प्लेस कहोगे। आगे देखो, सेंटेंस लिखना, ही स्पीक्स क्लियरली, वह बड़े साफ बोलते हैं। ऐसा मैंने बोला, ही स्पीक्स क्लियरली। जब आप नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं तो बच्चों आप देखते हैं कि उनका भाषण जो बड़ा स्पष्ट होता है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर वो अपना जो वक्तव्य है, अपनी बात है, उसको आपके सामने रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहते हैं स्पीक्स क्लियरली, अर्थात वो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। हम यही कहेंगे, हिंदी में हम सम्मान देने के लिए कहते हैं कि वो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, परंतु बच्चों इसका अनुवाद तो यही होगा कि वह बड़ा स्पष्ट बोलता है। बात समझ में आ रही है? उसका अनुवाद तो ये होगा कि वह बड़ा स्पष्ट बोलता है। लेकिन आप सम्मान देने के लिए हिंदी में बहुवचन कह सकते हो, पर अंग्रेजी में उनके लिए देखा प्रयोग आप नहीं कर सकते। अंग्रेजी में आप सिंगुलर के लिए ही का ही प्रयोग करोगे अगर वो मस्कुलाइन जेंडर है तो, लेकिन अगर वो फेमिनाइन जेंडर है तो आपको शी का प्रयोग करना चाहिए, और अगर प्लूरल है तो दे का प्रयोग करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इन द सेम वे। ठीक उसी प्रकार से आगे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, शी इज वीपिंग बिटरली। शी इज वीपिंग बिटरली। शी इज वीपिंग बिटरली का मतलब ये हुआ कि वह फूट फूट कर रो रही है। शी इज वीपिंग बिटरली, वह फूट फूट कर रो रही है। यहां बच्चों आपने देखा, ही सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब। ही स्पीक्स क्लियरली, अर्थात वो बड़ा स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। ये सच है कि ये जो क्लियरली शब्द है ये एडवर्ब है। ये भी सच है कि जो क्लियरली शब्द है वो स्पीक की विशेषता बता रहा है। लेकिन बच्चों इससे बड़ा सच ये भी है कि ये जो है ये काम करने का मैनर, काम करने का ढंग या काम करने की रीति बता रहा है। ये वह शब्द है जो काम करने की स्टाइल, काम करने का मैनर, काम करने की रीति बता रहा है, ढंग बता रहा है। शी इज वीपिंग बिटरली का मतलब वो कैसे रो रही है। दरअसल बच्चों जो एडवर्ब मैनर होता है वो कैसे का जवाब देता है। वो कैसे रो रही है? एक तो भाई जोर से गला फाड़ फाड़ के रो रही होगी, या बहुत धीरे धीरे रो रही होगी, ठीक है, सुबह सुबह की रो रही होगी। उसके रोने का तरीका क्या है, उसके रोने का अंदाज क्या है? शी इज वीपिंग बिटरली का मतलब ये हुआ कि वह फूट फूट कर रो रही है। वो कैसे बोलते हैं? एक तो बहुत ही जल्दी जल्दी बोलते हैं कि उनके शब्द ही समझ में नहीं आए, और एक इतना स्पष्ट रूप से शब्दों के बीच में गैप दे करके हमारे देश के प्रधानमंत्री भूतपूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तो जब बोलते थे तो शब्दों के बीच में बहुत गैप दे करके अपनी बात को बड़े स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करते थे कि गांव का साधारण सा श्रोता भी उनकी बातों को, उनके शब्दों को अच्छे से समझ पाता था, उसका अनुशीलन कर पाता था। तो एक अच्छे व्यक्ति की विशेषता, एक अच्छे वक्ता की विशेषता जब हम बताते हैं तो हम ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं कि स्पीक्स क्लियरली, वो बड़ा स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। तो इनको क्या कहना पड़ेगा बच्चों? इनको कहना पड़ेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहना पड़ेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर बच्चों ऐसे शब्द होते हैं, एडवर्ब वह शब्द होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है, ये तो सच है, परंतु बच्चों इससे बड़ा सच ये है कि एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब की विशेषता बताता है। लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर आप उसको तब कहेंगे जब वह किसी क्रिया के होने का तरीका बताता है, किसी क्रिया के होने का ढंग बताता है, किसी क्रिया के होने की रीति बताता है। इसलिए बच्चों आप हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? उसे आप हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं उसे बच्चों आप हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक सेंटेंस लिखो बच्चों, आज की बात जो है बच्चों वो अपनी यही समाप्त होगी, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो एक्चुअली पूरा हो चुका है। तो आज की बात हम यही समाप्त करेंगे और बाकी बात बच्चों हम अगली क्लास में। नमस्कार।